क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 10th, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, ठीक है। इसमें 4 कंपनियों के नाम है, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टाटा मोटर एंड कोका कोला। अब यहाँ पे 2 फैक्ट हैं। पहली बात है कि टाटा मोटर्स भी जो है मल्टीनेशनल बन चुकी है, रिलायंस एंड इन्फोसिस ऑलरेडी मल्टीनेशनल है। लेकिन यहाँ पे आंसर कोका कोला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक है क्वेश्चन में। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, तो कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसलिए जो है ये इसका सही आंसर हो जाता है। और रिलायंस, इन्फोसिस एंड टाटा मोटर्स ये इंडियन कंपनियां हैं, और टाटा मोटर्स कुछ समय पहले ही जो है मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों जो है मल्टीनेशनल होकर भी यहाँ पे ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहे। सिर्फ कोका कोला जो है यहाँ पे ऑप्शन में फिट बैठ रही है, ठीक है। उसको जो है एज अ फॉरेन कंपनी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए मल्टीनेशनल यहाँ पे उसको बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है चारों के चारों ही सही है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बेटा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है अमंग द 2 कंट्रीज, ठीक है ना। 2 कंट्रीज है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। जितनी भी दुनिया में कंट्रीज है उनके बीच जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, एक्सचेंज होगा कल्चर्स का, तो वो सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो रहा ग्लोबलाइजेशन की बात। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्ट इफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कौन सा सेक्टर ऐसा इंडिया में जिसको ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया गया, इफेक्ट मतलब असर जिस पर सबसे ज्यादा पड़ा है। तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है माइनिंग, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। देखो कैसे, एग्रीकल्चर पे भी इसका असर पड़ा है, बट एग्रीकल्चर पे इतना असर नहीं पड़ा है क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग वगैरह से ही एग्रीकल्चर होती है, कुछ ऐसा तो आया नहीं है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एआई हो गया, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स की भरमार आ गई है सर्विस सेक्टर में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और दुनिया जो है पहले जितनी बड़ी लगती है वो उतनी बड़ी लगती नहीं है। दुनिया वास्तव में जितनी ग्लोब में दिखती है उतनी छोटी अब दिखने लग गई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और कल्चर्स का आदान प्रदान होना बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अच्छा, माइनिंग तो ट्रेडिशनल मेथड से ही होता है, वो बोरिंग वगैरह करती है, इसलिए माइनिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो चली रही है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इसका सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, सेक्टर की बात करें, इसमें देखो क्वेश्चन में ना क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो यहाँ पे ना तो प्राइमरी बोला, ना सेकेंडरी बोला, ना टर्सरी बोला, सीधे उसके अंदर की चीजें दी गई हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा? क्वेश्चन तो अभी भी स्टिल रिमेन रहता है ना, तो इसको समझो। देखो, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट है, नहीं टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। माइनिंग आपका फिर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए देखा जाए तो इस पे जो किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है वो है आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टर्सरी सेक्टर पे, ठीक है। चलो, आई होप इतना समझ में आ गया हो। चलो अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को क्या किया था, लिबरलाइज करने की बात कही थी, ठीक है। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। लिबरलाइज मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में, उस चीज को कम कर देना। रिस्ट्रिक्शन तो रहते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होगा। अब मान लो जैसे आप लोगों को क्या होता है कि आपको ड्राइविंग करनी है, आपको मतलब 2 व्हीलर चलाना है, आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के तौर पर ही समझाता हूँ। तो क्या होता है कि हमें उसके लिए एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लाइसेंस के लिए आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, और देन आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी जब आपकी एज का मतलब आपको एक लर्निंग लाइसेंस बनेगा जो स्टूडेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा, और बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका एक प्रॉपर जो है फुली ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा। तो कहने की बात क्या है कि जो स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट को आने जाने की प्रॉब्लम होती है और उनको 2 व्हीलर उपलब्ध ही करवाना है, तो उसके लिए उनको एक छोटा सा लर्निंग लाइसेंस, यानी कि यहाँ पे लॉ को थोड़ा सा स्टूडेंट के फेवर में लाया गया, इसलिए उसको हम लिबरलाइज कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिबरलाइज, मैं तुम्हें एक रफ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। लिबरलाइज ये जो टर्म है बेटा, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे लिबरलाइज का मतलब ही होता है कि छूट दे देना किसी चीज को, ठीक है ना। चलो अब देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए जो एम्बिशन था वो किस ऑर्गेनाइजेशन का था, ठीक है ना। तो सबसे पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और यूनाइटेड नेशन UN, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज होती हैं वो WTO के अनुसार ही होती आई हैं, और मतलब ये क्या है, उसका मतलब सर्वे सर्वा है, इसका करता था। WHO हेल्थ रिलेटेड चीज, मेडिकल से रिलेटेड चीजों को देखेगा, लेबर तो लेबर से उनकी मांग, उनकी डिमांड, उनकी फैसिलिटीज के बारे में चलेगा, ठीक है। और UN क्या है, UN तो बेटा एक पॉलिटिकल संस्था के अंतर्गत आ जाता है, जहां पे जो है मिनिस्ट्री और वो सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, वहां पे उस चीज को लेके चलते हैं, मतलब कि ट्रीटीज को लेके और
जो भी करंट सिनेरियोज होते हैं उनको लेके चलते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर करंट सिनेरियो में तो ये भी आएगा, डब्ल्यूटीओ भी आएगा, आएगा, लेकिन ये सीधे सीधे आएगा ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों के अंतर्गत, ठीक है। ओके, व्हाट डज SEZ स्टैंड फॉर? ठीक है, SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है SEZ, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, विच इंडियन कंपनी बिकम अ मेजर IT प्लेयर आफ्टर लिबरलाइजेशन? कौन सी ऐसी IT कंपनी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है लिबरलाइज होने के बाद, ठीक है, मतलब उसको काफी ज्यादा उछाल मिला है लिबरलाइजेशन, तो वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस मैंने बोला था इंडियन कंपनी। ONGC बेटा ये क्या है, किससे रिलेटेड है, जरा कमेंट करके बताना मुझे। इंडियन रेलवे आपको पता है, LIC आपको पता है, ONGC के बारे में जरा कमेंट करके बताओ आपकी ये किस चीज के बारे में, ये कंपनी किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फोसिस क्यों है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी, सीधी सी बात है, सारा काम इसी से रिलेटेड इसमें, ठीक है। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सिंपल सा क्वेश्चन है, रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद अ ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस, ठीक है। इकोनॉमी का, सभ्यताओं का, कल्चर्स का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजीज का जहां पे एक्सचेंज होगा वो ग्लोबलाइजेशन है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अमंग द 2 कंट्रीज भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अमंग द 2 कंट्रीज में उसको ट्रेड बोल दिया जाता है, और ग्लोबलाइजेशन जब वो रैपिड इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? रेफर टू द रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सिंपल सी बात है, बस इतना याद रख लेना कि रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जहां पे आ गया वो लिबरलाइजेशन है, ठीक है ना। जहां पे व्यापार में जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, कोड्स होते हैं, वो उनको क्या करना, रिमूव करने के लिए, ताकि इससे क्या होगा, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि हर एक कंट्री को ट्रेड करने की आज़ादी मिल जाए, किसी भी कंट्री में जाके वो व्यापार कर सके, ठीक है ना। तो वो लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई कंट्री है, मान लो इंडिया है, इंडिया का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसके तहत वो बोलते हैं कि कोई भी MNC अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको इस नियम को इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नियम होता है जिसको ये कंपनी फॉलो नहीं कर पाती है, ठीक है, इसको मान लो नहीं कर पाती है, तो वो क्या होगा, इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएगी। लेकिन लिबरलाइजेशन क्या बोलेगा, चलो तुम पूरी तरह से फॉलो ना करो किसी नियम को, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है 30% 40% उसका तुम क्या पालन कर लो, तो तुम्हें हम व्यापार करने की आजादी देते हैं। बस ये चीज है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ MNCs? MNCs का मेन रोल क्या होता है? ग्लोबलाइजिंग द इकोनॉमी बाय इन्वेस्टिंग एट डिफरेंट कंट्रीज, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंटीग्रेटिंग मार्केट। सिंपल सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है ऑलराउंड द वर्ल्ड में, जो भी आर्थिक व्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, ताकि लोगों को वहां जॉब मिले और मार्केट को इंटीग्रेटेड मार्केट चले, मतलब सभी जगह की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो एक समान स्तर से बढ़ती रहे। ऐसा ना हो कि कोई कंट्री, मतलब जैसे होता है मनी इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाता है, कोई कंट्री ज्यादा पुअर हो जाती है। आज की डेट में कई कंट्रीज की हालत बहुत खराब है, क्योंकि वहां पे ना ये ग्लोबलाइजेशन नहीं चल रहा है, यानी वहां पे हो सकता है कंट्रीज में कोई MNC इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, उसके पीछे रीजन हो सकता है ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, लिबरलाइजेशन हो सकता है कि ना दिया गया वहां पे, इसलिए जो है वहां पे उस देश की हालत थोड़ा ज्यादा बुरी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? सेम क्वेश्चन आगे जो मैंने बोला था ऊपर, मैंने कहा था कि अभी इसको एक्सप्लेन, अब देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? देखो, ऐसे एरिया जहां पे गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टर को या इन्वेस्टमेंट कंपनीज को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। दे ऑफर इंसेंटिव सच एज टैक्स एग्जेम्पशंस, वो उनको कुछ इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव का मतलब ऊपरी कमाई बोलना तो गलत नहीं होगा, वैसे इंसेंटिव का मतलब होता है कि कुछ बेनिफिट दे दे, एक्स्ट्रा परसेंट उनको बेनिफिट दे देती है, ठीक है ना। टैक्स एग्जेम्पशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज। एक तरह का लिबरलाइजेशन ही होता है। बस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, स्पेशल कुछ स्पेसिफिक जोन है, स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे उनको क्या कर देगी, मतलब कुछ और ज्यादा टैक्स परसेंट में छूट दे देगी। ओके, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फार्मर? इंडियन फार्मर पे जो ये ग्लोबलाइजेशन है इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इंडियन फॉर फेस चैलेंज ड्यू टू द कंपटीशन विद चीपर इंपोर्ट स्पेशली इन कैश क्रॉप्स। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपोर्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट लाइक स्पाइस एंड ऑर्गेनिक क्रॉप्स। अब देखो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडियन फार्मर पे। इंडिया की जो फार्मिंग है ना बेटा, सबसे पहले बात इसको समझो। देखो आज की डेट में पहले मॉडर्न फार्मिंग का यूज होने लग गया है, लेकिन इंडिया तब भी जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग पे ही ज्यादा क्या है, रिलायबल है। अब प्रिमिटिव यानी कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है हमारी, जैसे कि पहले होती थी इंडिया में, ऑल राउंड दी इंडिया की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, ट्रेडिशनल फार्मिंग ज्यादा है, ठीक है ना। और ऊपर से इंडिया जो है बेसिकली फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि अदर कंट्रीज के जब जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो इंडिया में आने शुरू हो गए हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी उनकी जो कैश क्रॉप्स है उसका उतना उचित दाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि वो उनको चीपर प्राइस में जो है गवर्नमेंट को वहां से वो चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को मिल जाए। जैसे आलू है, पोटैटो है, ठीक है, इंडिया में होता रहता है, लेकिन यहाँ आइलैंड का आलू बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इज फॉरेन ट्रेड कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? फॉरेन ट्रेड को ही क्यों सबसे ज्यादा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट माना जाता है ग्लोबलाइजेशन का? मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा
क्रेडिट जिसको जाता है वो है फॉरेन ट्रेड। क्यों? ठीक है, तो देखो भाई फॉरेन ट्रेड ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, कोई भी कर देगा कि फॉरेन ट्रेड अलाउ कंट्रीज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस ग्लोबल मार्केट, प्रमोट कंपटीशन एंड लीड्स द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार बता देना, नहीं तो दोबारा समझा दूंगा। क्योंकि भाई जब फॉरेन ट्रेड होगा किसी कंट्री में तो वो क्या करेगा, वहाँ के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा उस दूसरी कंट्री को जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि वो सामान इस कंट्री में भी होगा, लेकिन हो सकता है कि ये ज़्यादा चीपर व्यवस्था में उस चीज़ को मतलब और ज़्यादा सस्ते दामों में प्रोवाइड करवा दे। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको क्या बढ़ोतरी मिल जाती है, बढ़ता है मतलब इस फॉरेन ट्रेड की वजह से। ठीक है, वट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, क्या रोल है? ठीक है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट इनेबलिंग फास्टर कम्युनिकेशन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंप्रूविंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। इन सब चीज़ों को ये मतलब बढ़ा रही है। देखो, कम्युनिकेशन को बढ़ा रही है, कॉस्ट को घटा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, और ग्लोबल कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है। मैंने कहा था ना पहले, बताइए पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो लोग जान अमेरिका का नाम सुनते पता नहीं कहाँ है अमेरिका, इंडिया कहाँ है। ठीक है, अब जब ग्लोब को देखना शुरू किया लोगों ने, अच्छा कि इतनी बड़ी है पृथ्वी। और जब बात आज की डेट में हो गई, जब से जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, यूट्यूब है, तो पूरी दुनिया को लोग जो है एक साथ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया काफी ज्यादा श्रिंक हो गई है और अब असल में समझ में आ रहा है कि पृथ्वी कितनी छोटी है। ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन आता है तो उसके बाद उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर लिखने पड़ेंगे और कुछ नेगेटिव फैक्टर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसको मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बाकी तो आप कर लोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा और बेटर क्या होगा, प्रोडक्ट्स यहाँ पे दुनिया को मिलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है इसके, फार्मर्स पे। ठीक है, फेस कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एग्रीकल्चर इंपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी। ठीक है, जो कि एमएनसीज के चलते काफी ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कल्चरल इरोजन, एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। हम बोलते हैं कल्चर का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, कल्चर का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल कल्चर है लोगों का, लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो इंडिया में क्या हो रहा है कि जो विदेशी इंडिया में आते हैं वो इंडियन सभ्यता को अपनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमारे इंडियन जो है अंग्रेज बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज के डेट में इंस्टाग्राम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन कंज्यूमर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन कंज्यूमर को किस तरह से इफेक्ट किया। देखो एक एग्जांपल से देता हूँ, अमेजोन। ठीक है, फॉरेन कंट्री है। अब आप बोलोगे अमेजोन इंडिया तो हमने सुना है, अरे भाई क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल है ना, उसने अपना हब खोल दिया, अपना हेड यहाँ बना दिया, तो इसलिए वो अब अमेजोन इंडिया आपको सुनाई दे रहा है। रेडमी का फोन हो गया, एमआई फोन। ठीक है, कहने से इंडियन थोड़ी ना हो जाएगा, है तो बाहर की कंपनी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि पब्लिक को चॉइसेस बहुत ज़्यादा दी जा रही है, ग्रेट चॉइसेस, इंप्रूव क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दी जाए, प्राइस रिडक्शन, आपको हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट छूट मिलती रहती है। दुकान में जाओगे 10%, लेकिन ऑनलाइन सामान खरीदो 25%, 30% डिस्काउंट। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट, अब नेगेटिव, लोकल प्रोड्यूसर समटाइम सफर विच कैन इनडायरेक्टली इफेक्ट कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब सब कुछ लोग ऑनलाइन और फॉरेन कंपनीज से खरीदना शुरू करेंगे तो लोकल मार्केट होगा, लोकल शॉप ओनर होगा, वो तो मर जाएगा ना बेचारा। तो ये चीज़ है बेटा, इस तरह से मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करती है इंडियन कंज्यूमर को। अब यहाँ पे बात इंडियन की नहीं है, अगर सेम यहाँ पे कोई कंट्री होती जैसे बांग्लादेश है, चाइना है, तो अगर चाइना के केस में भी होता तो वहाँ पे आ जाता है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट चाइना या चाइनाज पीपल। ठीक है, या बांग्लादेशी पीपल्स। ठीक है, डिपेंड करता है उनका क्या प्रोडक्ट है और उसको उसके कंपटीशन में जो फॉरेन प्रोडक्ट आया है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल ले लो। चलो, इंडिया में क्या होता है कि खादी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, और खादी महंगा भी है। ठीक है, और अच्छा कपड़ा भी है, लेकिन वहीं पे लोग क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और नॉर्मल सी चीजें जो सिल्क है और न जाने क्या क्या, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं, लेकिन फॉरेन कपड़े जो आते हैं चड़कीले भड़कीले, लोग उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय खादी के। ठीक है ना, तो ये चीज ना, तो खादी कहीं मतलब दब के रह गया है और ये चीज जो है पब्लिक के सामने ज्यादा आ रही है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। ठीक है ना, देखो, ट्रेड लिबरलाइजेशन करता है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस करवाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, देखो अब सबसे पहले समझिए लो, चलो इसके पॉइंट्स को। ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्रमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, ये फ्री ट्रेड की बात करता है, यानी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करता है, रिमूवल ऑफ द बैरियर्स, कहता है कि सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, पूरी दुनिया के मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंट्री से। ठीक है, कंट्रीज प्रोवाइड इक्वल मार्केट एक्सेस। डिस्प्यूट सेटलमेंट, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर नेशन। अगर कोई भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं और उनके बीच कोई भी क्या होता है डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी सेटलमेंट, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट करेगा, मतलब कि
उस चीज़ को क्या करेगा, बीच में आएगा, और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं किसी कंट्री के थ्रू किसी ट्रेड में, जहाँ पे दूसरी कंट्री को जो है टैक्सेशन में या रिलायबल नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लिबरलाइजेशन, तो वहाँ पे WTO सामने आएगा और फिर उनके बीच के उस चीज़ को सेटल करेगा। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज पे इसका क्या इंपैक्ट हुआ है? देखो, दुनिया में 2 तरह की कंट्रीज हैं, एक है डेवलप्ड और एक है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया क्या होगा, कौन बताएगा, जरा कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हुआ है? वाइल इट प्रोवाइड्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जब ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाता है, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस चैलेंज ड्यू टू अनइक्वल कंपटीशन। सेम चीज है, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है ना, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी जा रहा है, ठीक है, और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में भी आ रहा है। अब जब बात ये कर रहा है कि सेम प्राइसिंग की बात करेगा, तो अगर भाई $400 की कोई टी शर्ट होगी, तो चलो डेवलप्ड कंट्रीज तो वो खरीद लेंगे, लेकिन $400 की टी शर्ट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कोई कैसे खरीद पाएगा? समझो चीज़ों को, क्योंकि तो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, लेकिन तो अंडर डेवलपिंग है ना। अब ये मत बोलना कि सर उसके पास EMI का क्या है ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग तो यहाँ भी चलता है ना, ठीक है, तो ये गलत है बेटा। ठीक, ओके, आगे देखिए, वट मेजर हैज इंडियन गवर्नमेंट टेकन बाय प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप उठाए गए हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? लिबरलाइज किया गया है, स्टेबलाइज ऑफ सेज, ठीक है, इनकरेज फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करो इंडिया में, ठीक है, मोदी जी जाते रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तब समझ में आता है कि अच्छा उस फलानी कंपनी ने अभी जो है इंडिया में इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स, लोअर टैक्स टू मेक इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। इंडियन जो प्रोडक्ट है उनमें लोअर टैक्स लगा दिया, लेकिन क्या करें, यहाँ तो GST सबसे लिया जा रहा है। खैर छोड़ो, दुर्भाग्य की बात है। प्रेफर्ड ओनरशिप ऑफ मैनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट प्लेयर। क्या कर दिया है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि किसी इंडिविजुअल्स को हैंडओवर कर दी गई है। स्टेट की कोई मतलब अंडर गवर्नमेंट की थिंग थी, मतलब अंडरटेकिंग गवर्नमेंट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया किसी प्राइवेट ओनर को, ताकि वो उसको डेवलप करे। और वो प्राइवेट ओनर हो सकता है किसी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते। बीच में बोला था ना लोगों ने कि PM साहब ने तो जो है ना देश को बेच दिया है, ठीक है ना। तो वो बेचने का जो पॉइंट था वो यही था कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो खैर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पॉलिटिकली काफ़ी खराब हो जाती है, तो हम उस चीज़ से दूर ही रहेंगे। बट ये चीज़ साफ साफ नजर आती है, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें हैं, ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लिबरलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZs एंड टैक्स रिफॉर्म एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको बता दिया है, इसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ में आई तो आप कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।